वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 175 है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम सी सेट यानी यूपीपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है सी सेट का। ठीक है, उसमें जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, 8 से 15 प्रश्न ये पूछे जाते हैं सी सेट में। यूपीपीसीएस का जो सी सेट है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है, जो मेरिट बनेगी जीएस पेपर 1 से बनेगी, सभी को पता होगा। चलिए पहला प्रश्न है, निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? विकल्पों का मूल्यांकन करना, समस्या की पहचान करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, निर्णय को लागू करना। क्या हो सकता है पहला चरण डिसीजन मेकिंग का? सबसे पहले तो समस्या की पहचान ही होगी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करेंगे, विकल्प का चयन करेंगे, फिर निर्णय को लागू करेंगे। देखिए, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है समस्या का सटीक पहचान करना। समस्या की सटीक पहचान करना और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। जब तक समस्या सही ढंग से समझ में नहीं आएगी, सही समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। समस्या समाधान में मस्तिष्क मंथन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। देखिए, समस्या समाधान में मस्तिष्क मंथन तकनीक का मुख्य उद्देश्य होता है बिना किसी आलोचना के बड़ी संख्या में नए विचार उत्पन्न करना। ठीक है, तुरंत निर्णय पर पहुंचना नहीं, केवल सबसे सस्ते विकल्पों की खोज करना नहीं है, दूसरों के विचारों को खारिज करना नहीं है। बी है इसका आंसर। एक और चीज़, इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसका इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज़ जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। तो बिना किसी आलोचना के बड़ी संख्या में नए विचार उत्पन्न करना। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मुख्य उद्देश्य बिना किसी प्रारंभिक समीक्षा या आलोचना के अधिक से अधिक रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करना होता है ताकि बाद में उनमें से सर्वोत्तम का चयन किया जा सके। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क मंथन। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि आपके कार्यालय में दो अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो जाती है तो एक अधिकारी के रूप में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या होगी पहली प्रतिक्रिया? मामले को अनदेखा करना नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करना, दोनों को तुरंत निलंबित कर देना, दोनों पक्षों की बात को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता से सुनना। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है, चार विकल्पों को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो प्रबल संभावना है कि करेक्ट ही कर ले जाओगे। देखिए, एक कुशल निर्णयकर्ता के रूप में स्थिति को शांत करना और निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को सुनकर वास्तविकता को समझना प्राथमिक कदम होता है। SWOT विश्लेषण में ओ का क्या अर्थ है? ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटी, आउटकम या ऑब्स्टेकल? परिणाम, बाधा, अवसर या संगठन? SWOT विश्लेषण में ओ का अर्थ क्या है? अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो SWOT का जो पूर्ण रूप है, ठीक है, S फॉर स्ट्रेंथ है यानी शक्ति, W फॉर वीकनेस है कमजोरी, और O फॉर अपॉर्चुनिटी है अवसर, और T फॉर है थ्रेट्स, चुनौतियाँ। चलिए पांचवा प्रश्न है, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेते समय किस दृष्टिकोण का उपयोग करना सबसे सुरक्षित माना जाता है? अनिश्चितता की स्थिति में, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेते समय जो दृष्टिकोण कारगर माना जाएगा वो होगा रिस्क मैनेजमेंट और बैकअप प्लान, जोखिम प्रबंधन और बैकअप योजना। अनिश्चित वातावरण में संभावित जोखिमों का पहले से विश्लेषण करना और एक वैकल्पिक योजना तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।
नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सोच का एक मुख्य दोष है? ग्रुप थिंक का। यह समूह में असहमति और आलोचनात्मक मूल्यांकन को दबा देता है। समूह सोच बी है इसका आंसर। देखिए, ग्रुप थिंक में समूह के सदस्य सर्वसम्मति बनाए रखने के दबाव में अपनी व्यक्तिगत असहमति या आलोचनात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं करते, जिससे गलत निर्णय हो सकते हैं। एक्सेसिव एम्पैथी, अति सहानुभूति के कारण निर्णय लेने में क्या समस्या आ सकती है? भावात्मक होकर निष्पक्ष और कठोर प्रशासनिक निर्णय लेने में कठिनाई होती है। डी है इसका आंसर। देखिए, अत्यधिक भावुकता और अति सहानुभूति व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रहने से रोक सकती है, जिससे नियम और न्याय का पालन करना कठिन हो जाता है। पेरेटो सिद्धांत, ठीक है, जो पेरेटो प्रिंसिपल है 80-20 का नियम समस्या समाधान में कैसे मदद करता है? पहला ऑप्शन है, यह बताता है कि 80% समस्याएं 20% मुख्य कारणों से उत्पन्न होती हैं। दूसरा है, यह 80% समय सोचने में 20% काम करने में लगाने को कहता है। तीसरा है, यह 80% बजट को सुरक्षित रखने की सलाह देता है। और चौथा है, यह समस्या को 80 भागों में बांटने की सलाह देता है। जो पेरेटो का 80-20 प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जो 80% समस्याएं हैं ना, वो 20% मुख्य कारणों से उत्पन्न होती हैं। ये है इसका आंसर। पेरेटो प्रिंसिपल के अनुसार 80% प्रभाव या समस्याएं केवल 20% मुख्य कारणों से पैदा होती है। इन मुख्य 20% कारणों को हल करके बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। एक आपातकालीन स्थिति जैसे कि प्राकृतिक आपदा के दौरान किस प्रकार की निर्णय शैली या डिसीजन स्टाइल सबसे प्रभावी होता है या होती है? बताइए कौन सी होगी? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, सहभागी या लाइसेंस फेयर, और ए में है निरंकुश स्लैश त्वरित और निर्देशात्मक। यही होगी ए वाली, ठीक है, त्वरित और निर्देशात्मक। संकट या आपातकाल के समय त्वरित और स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता होती है। ऐसे समय परामर्श में लगने वाले समय की बचत के लिए निर्देशात्मक निर्णय शैली सबसे उपयुक्त होती है। कन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टि पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? केवल उन्हीं सूचनाओं पर ध्यान देना जो हमारी पूर्व मान्यताओं का समर्थन करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। निर्णय लेने के बाद पछताना नहीं है, दूसरों की राय को हमेशा स्वीकार करना नहीं है, सभी डेटा का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं है। देखिए, पुष्टि पूर्वाग्रह एक मानसिक पूर्वाग्रह है जिसमें व्यक्ति केवल उन तथ्यों और साक्ष्यों को स्वीकार करता है जो उसकी पहले से बनी धारणा से मेल खाते हैं, बाकी को नज़रअंदाज कर देता है वो। रूट कॉज एनालिसिस, समस्या समाधान में रूट कॉज एनालिसिस यानी मूल कारण विश्लेषण के लिए किस तकनीक का प्रयोग अक्सर किया जाता है? किसका किया जाएगा? स्मार्ट लक्स, एबीसी विश्लेषण, 360 डिग्री फीडबैक या 5 वाई तकनीक। ठीक है, यह है 5 वाई तकनीक। मतलब क्यों 5 क्यों टेक्निक? 5 वाई तकनीक में क्यों? ठीक है, सवाल को बार बार लगभग 5 बार पूछा जाता है ताकि समस्या की ऊपरी परत से हटकर उसके वास्तविक मूल कारण तक पहुंचा जा सके। 12वां प्रश्न, यदि आपका कोई निर्णय असफल हो जाता है तो एक परिपक्व निर्णयकर्ता के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या होगी? चारों को पढ़िए, आंसर आराम से मिल जाएगा। अपनी गलती का दोष अधीनस्थों पर डालना, गलत। भविष्य में कोई निर्णय ना लेने का फैसला करना, गलत। घटना को भूलकर आगे बढ़ना, गलत। असफलता से सीख लेकर कारणों का विश्लेषण करना और सुधार करना सबसे अच्छा उत्तर। देखिए, सफल निर्णयकर्ता अपनी विसफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए उस अनुभव का उपयोग करते हैं।
एक बहुसांस्कृतिक टीम मल्टी कल्चरल टीम में निर्णय लेते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होना चाहिए? केवल स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं। बहुसंख्यक वर्ग की राय का प्रभुत्व नहीं। अपनी निजी प्राथमिकताओं को थोपना नहीं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समावेशी संचार, ए है इसका आंसर। देखिए, विभिन्न संस्कृतियों वाली टीम में सही निर्णय लेने के लिए सांस्कृतिक मतभेदों को समझना, ठीक है, उनका सम्मान करना और समावेशी संचार बनाए रखना आवश्यक है। प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का क्या महत्व है? यह जनता और हितधारकों में विश्वास बढ़ाती है और भ्रष्टाचार रोकती है। बी है इसका आंसर। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय नियम संगत और न्यायपूर्ण तरीके से लिए गए हैं, जिससे जनता का तंत्र में विश्वास बढ़ता है। सीमित तर्कसंगता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? बाउंडेड रैशनैलिटी। हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, अब्राहम मास्लो या हेनरी फेयोल? बाउंडेड रैशनैलिटी, सीमित संगतता की अवधारणा दी है हर्बर्ट साइमन ने। देखिए, हर्बर्ट साइमन ने बाउंडेड रैशनैलिटी की अवधारणा दी, जिसके अनुसार मनुष्य पूरी तरह से तर्कसंगत निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी सूचना प्रसंस्करण क्षमता और समय सीमित होता है। संतोषजनक निर्णय, सेटिस्फाइंग रणनीति का क्या अर्थ है? किसी विकल्प को नहीं चुनना, ये तो हो नहीं सकता। केवल सबसे महंगे विकल्प का चयन गलत। उपलब्ध विकल्पों में से ऐसा विकल्प चुनना जो न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता हो, या सर्वोत्तम विकल्प की खोज तब तक करना जब तक वह ना मिल जाए। कितना समय बर्बाद करोगे? बी है इसका आंसर। देखिए, संतोषजनक रणनीति में व्यक्ति पूर्णतः आदर्श विकल्प खोजने के बजाय ऐसा विकल्प चुन लेते हैं जो व्यवहारिक रूप से पर्याप्त रूप से अच्छा और स्वीकार्य हो। समय सीमा यानी डेडलाइन के भारी दबाव में निर्णय लेते समय किस बात से बचना चाहिए? किस बात से बचना चाहिए? जल्दीबाजी में महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी मत कर देना। देखिए, दबाव में जल्दीबाजी करते हुए आवश्यक और महत्वपूर्ण आंकड़ों या तथ्यों की अनदेखी करने से गलत निर्णय लेने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको प्रश्न आता है, आपने टिक भी अच्छा किया एग्ज़ाम हॉल में, मतलब सही जगह टिक किया था, लेकिन जल्दीबाजी में समय कम था और आपने गलत गोला भर दिया, ठीक है, तो आती हुई नेगेटिव हो जाएगा ना वो तो फिर। ई गवर्नेंस निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे सुधारता है? डेटा तक त्वरित पहुंच प्रदान करके और पारदर्शिता बढ़ाकर। ई गवर्नेंस से रियल टाइम डेटा की उपलब्धता आसान हो जाती है, जिससे अधिक निर्णय त्वरित, सटीक और पारदर्शी बनते हैं। यदि आपके सामने कोई ऐसी नैतिक दुविधा आती है जहां कानून और सहानुभूति टकराते हैं, तो एक लोक सेवक को क्या करना चाहिए? एथिकल डिलेमा में पड़ गए आप, क्या करोगे? कानून के दायरे में रहते हुए मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण समाधान खोजना, ठीक है। निर्णय लेने से इनकार कर देना, आवेदक को डांट कर भगा देना, कानून का उल्लंघन करके केवल सहानुभूति का पालन करना, भी है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो एक लोक सेवक का जो कर्तव्य है नियम और कानून का पालन करना है, लेकिन उसे रचनात्मक रूप से कानून की सीमाओं के भीतर ही मानवीय दृष्टिकोण से सर्वोत्तम समाधान निकालना चाहिए। निर्णय वृक्ष यानी डिसीजन ट्री का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? समय बर्बाद करने के लिए नहीं, केवल सैद्धांतिक अध्ययन के लिए नहीं, कर्मचारियों के वेतन की गणना करने के लिए नहीं, विभिन्न विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का विजुअल मानचित्रण करने के लिए।
देखिए, डिसीजन ट्री एक ग्राफिकल विजुअल टूल है जो विभिन्न निर्णयों, उनके संभावित परिणामों, जोखिमों और लाभों को स्पष्ट रूप से दर्शाने में मदद करता है। समस्या समाधान के संदर्भ में लेटरल थिंकिंग, पार्श्व सोच का क्या अर्थ है? समस्या को अपरंपरागत और रचनात्मक कोणों से देखना। एडवर्ड डी बोनो द्वारा प्रतिपादित लेटरल थिंकिंग का अर्थ समस्या के समाधान के लिए आउट ऑफ द बॉक्स और अपरंपरागत रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना है। निर्णय लेते समय संक कॉस्ट फैलेसी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, खर्च हो चुके, अतीत में डूब चुके या खर्च हो चुके पैसे या समय के कारण किसी असफल योजना को जारी रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, जो लोग उसमें पहले पैसे डुबा देते हैं वो आगे भी डुबाते रहते हैं। ठीक है, ए है इसका आंसर। ठीक है, केवल 10% पब्लिक ऐसी है जो उस चीज़ को सीखती है, अपनी गलतियों को सुधार करती है और प्रॉफिटेबल बनती है। तो अतीत में डूब चुके या खर्च हो चुके पैसे या समय के कारण किसी असफल योजना को जारी रखना, यह एक मानसिक पूर्वाग्रह है जहां लोग केवल इसलिए किसी असफल परियोजना में पैसे या समय लगाते रहते हैं क्योंकि वे पहले ही उसमें बहुत कुछ गवा चुके हैं, भले ही भविष्य में सुधार की संभावना ना हो। ठीक है, ये यूपीएससी की तैयारी भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, 10-10 साल 20-20 साल लगे रहते हैं कुछ स्टूडेंट। 23वां प्रश्न है, एक अच्छी निर्णय निर्माण प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की मुख्य विशेषता क्या है? केवल आया है तो होगा ही नहीं। यह कभी ना बदले जाने योग्य यह कभी ना बदले जाने योग्य कठोर हो, गलत। यह बिना किसी योजना के अचानक ली जाए, गलत। यह साक्ष्यों, तर्कसंगतता और लचीलेपन पर आधारित हो। ठीक है, तो बी हो गया इसका आंसर। एक प्रभावी निर्णय प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों, तर्क और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलनशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी पर आधारित होती है। यदि आपकी टीम का कोई सदस्य आपके द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध करता है तो आप क्या करेंगे? क्या करोगे? सबसे अच्छा उत्तर, उसके विरोध के कारणों को समझेंगे और यदि तर्क सही है तो निर्णय में सुधार करेंगे। ठीक है, उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाएंगे, गलत। उसके विरोध को पूरी तरह अनदेखा कर देंगे, गलत। उसे टीम से बाहर निकाल देंगे, गलत। देखिए, रचनात्मक असहमति को सुनना और समझना एक अच्छे नेता का लक्षण है। यदि असहमति के पीछे ठोस तर्क है तो निर्णय में सुधार किया जाना चाहिए। डेल्फी टेक्निक, निर्णय लेने की जो डेल्फी टेक्निक है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? निर्णय लेने की जो डेल्फी टेक्निक है, विशेषज्ञों के समूह से गुमनाम रूप से राय एकत्र करना, आमने सामने बैठकर बहस करना, जनमत संग्रह करना, सिक्का उछाल कर निर्णय लेना नहीं है। डेल्फी टेक्निक में विशेषज्ञों के एक समूह से कई दौर के प्रश्नों के माध्यम से बिना एक दूसरे से सीधे मिले यानी गुमनाम रहकर सर्वसम्मति बनाई जाती है, जिससे व्यक्तिगत प्रभाव का पूर्वाग्रह नहीं रहता। क्रॉस फंक्शनल समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम्स के लिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों का एक सहयोगात्मक कार्यबल बनाना यानी टास्क फोर्स बनाना, बी है इसका आंसर। बहुत सारे ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि उनको पढ़कर ही उत्तर लग जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा स्टेटमेंट है तो वो ही इंडिकेट कर देता है कि हाँ मैं ही सही हूँ, मेरे को ही लगाओ।
जो समस्याएं कई विभागों को प्रभावित करती हैं उनके समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करके संयुक्त प्रयास करना सबसे प्रभावी होता है। एल्गोरिदम समस्या समाधान की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? एल्गोरिदम समस्या समाधान की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? यह है चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप, निश्चित और व्यवस्थित विधि। एल्गोरिदम एक निश्चित क्रमबद्ध और नियम आधारित प्रक्रिया है जो यदि सही ढंग से पालन की जाए तो हमेशा सही समाधान की गारंटी देती है। अनुमानी विधि का क्या अर्थ है, बताइए। अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित रूल ऑफ थंब जो त्वरित निर्णय में मदद करता है। बी है इसका आंसर। ठीक है। अनुमानी विधि यानी ह्यूरिस्टिक्स मानसिक शॉर्टकट या व्यवहारिक नियम होते हैं जो लोगों को जटिल समस्याओं को कम समय और प्रयास में तुरंत निर्णय लेने में मदद करते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में निर्णय लेते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? मामले को दबाने का प्रयास करना नहीं है, पुरुषों को हमेशा प्राथमिकता देना नहीं है, पीड़ित के दावों को बिना जांच के खारिज कर देना भी नहीं, लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कानून और निष्पक्षता का कड़ाई से पालन करना बहुत कम लोग ही करते हैं। तो ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार के रूढ़िवादी या लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कानूनी प्रावधानों के अनुसार पूर्ण निष्पक्ष जांच पर निर्णय आवश्यक है। समस्या समाधान के दौरान मेंटल सेट या मानसिक सेट से क्या तात्पर्य है? बताइए। एक बिल्कुल नया या अनोखा दृष्टिकोण, मानसिक शांति की स्थिति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता या केवल उन तरीकों से समस्या हल करने की प्रवृत्ति जो अतीत में सफल रहे हैं। ए है इसका आंसर, मानसिक सेट। देखिए, मेंटल सेट या मानसिक सेट एक संज्ञानात्मक बाधा है जहां व्यक्ति पुरानी और परिचित पद्धतियों से ही नई समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, भले ही वे नए संदर्भ में काम ना कर रही हों। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रशासन में प्रतिनिधिमंडल निर्णय क्षमता को कैसे बेहतर बनाता है? उच्च अधिकारियों के कार्यभार को कम करके और निचले स्तर पर त्वरित निर्णय लेने का अवसर देकर। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो अधिकारियों का प्रत्यायोजन करने से निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होता है जिससे स्थानीय स्तर पर तेजी और उपयुक्त निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है, तेजी से और उपयुक्त निर्णय लिए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छे समस्या समाधानकर्ता यानी प्रॉब्लम सॉल्वर की नहीं है, बोल रहा है। तो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है वो आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, धैर्य और सहनशीलता उसमें होती है। ठीक है, जिद्दी और अड़ियल रवैया नहीं होता उसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। सी है इसका आंसर। तो अड़ियल रवैया जो है वो समस्या समाधान में बाधा बनता है। एक कुशल समस्या समाधानकर्ता को परिस्थिति के अनुसार अपने विचारों को और रणनीतियों में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिशबोन आरेख, फिशबोन आरेख का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? समस्या के सभी संभावित कारणों को वर्गीकृत और प्रदर्शित करने के लिए। सबसे बड़ा स्टेटमेंट है इसमें, प्रबल संभावना है कि यही हो जाएगा। अच्छे से डिफाइन किया चीज़ों को। देखिए, इशिकावा या फिशबोन डायग्राम का उपयोग किसी विशेष समस्या के पीछे के विभिन्न श्रेणियों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लोग, प्रक्रिया, मशीन, पर्यावरण आदि। यदि आपके पास किसी समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? बिना किसी डेटा के तुरंत अनुमान का निर्णय लेना, गलत। कार्य पूरी तरह रोक देना नहीं,
दूसरों से निर्णय लेने को कहना नहीं, खुद क्या करोगे तुम? प्रासंगिक प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा एकत्र करने का प्रयास करना और आवश्यकतानुसार अनुमानित जोखिम लेना। बी है इसका आंसर। देखिए, डेटा की कमी की स्थिति में आवश्यक जानकारी तुरंत जुटाने के उपाय करने चाहिए और उपलब्ध सीमित डेटा के आधार पर नपे तुले जोखिम, ठीक है, जो कैलकुलेटर रिस्क है वो ले सकते हो आप। लोक सेवा में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव की स्थिति में एक अधिकारी को क्या निर्णय लेना चाहिए? स्वयं को उस निर्णय प्रक्रिया से अलग कर लेना और मामले को किसी अन्य निष्पक्ष प्राधिकारी को सौंप देना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे अच्छा डिसीजन यही रहेगा। देखिए, हितों के टकराव की स्थिति में प्रशासनिक नैतिकता का तकाजा है कि अधिकारी स्वयं को उस मामले से दूर रखे ताकि निर्णय की निष्पक्षता बनी रहे। निर्णय लेते समय हेलो प्रभाव से क्या तात्पर्य है? हेलो इफेक्ट किसी व्यक्ति के एक अच्छे गुण के आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व या निर्णयों के बारे में सकारात्मक राय बना लेना ही हेलो इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट एक पूर्वाग्रह है जिसमें हम किसी व्यक्ति के किसी एक सकारात्मक पहलू से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसके अन्य सभी पहलुओं या निर्णयों को भी सही मान लेते हैं। नंबर 37 है, लागत लाभ विश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लागत को छिपाना नहीं है, केवल सबसे सस्ती वस्तुओं को खरीदना भी नहीं है, केवल अधिकतम लाभ कमाना चाहे लागत कितनी भी हो। यह तुलना करना कि किसी निर्णय से प्राप्त होने वाले लाभ उसकी कुल लागत से अधिक हैं या नहीं। ये है इसका आंसर। लागत लाभ विश्लेषण में किसी परियोजना या निर्णय के सभी वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों और लागतों का मूल्यांकन करके यह तय किया जाता है कि कदम उठाना सार्थक है या नहीं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में प्रोजेक्ट के दौरान कोई अप्रत्याशित समस्या आने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? घबरा जाओगे, प्रोजेक्ट को रद्द कर दोगे, क्लाइंट पर चिल्लाओगे, अधीनस्थों को नौकरी से निकालोगे या समस्या का शांत चित्त से आकलन करोगे और उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करोगे? बी है इसका आंसर। देखिए, अप्रत्याशित समस्याओं के समय संयम बनाए रखना, समस्या के प्रभाव का त्वरित आकलन करना और समस्या समाधान के विकल्पों पर काम करना ही सही दृष्टिकोण है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। सहानुभूति यानी एम्पैथी को समझते हुए निर्णय लेने का क्या फायदा है? इससे दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझकर व्यवहारिक समाधान निकाला जा सकता है। ये है इसका आंसर। तो दूसरे की भावना और दृष्टिकोण को उनकी जगह खुद को रखकर समझने यानी एम्पैथी से ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो मानवीय और अधिक स्वीकार्य हों। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या शामिल होता है? तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण, मूल्यों का साक्ष्यों का मूल्यांकन और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ केवल कमियां निकालना नहीं है, बल्कि बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्ष्यों, तर्कों और तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करके सही निष्कर्ष पर पहुंचना है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है सबसे अधिक उपयोगी होती है। समस्या समाधान की ट्रायल एंड एरर विधि या थ्योरी कब सबसे अधिक उपयोगी होती है? जब विकल्पों की संख्या सीमित हो और कोई स्पष्ट सिद्धांत उपलब्ध ना हो तब। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि विधि ट्रायल एंड एरर थ्योरी केवल छोटे स्तर की समस्याओं या तब उपयुक्त होती है जब नुकसान का जोखिम बहुत कम हो और अन्य कोई वैज्ञानिक या तार्किक रास्ता तुरंत उपलब्ध ना हो।
यदि किसी निर्णय के लागू होने के बाद उसके नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं तो क्या करोगे आप? तुरंत समीक्षा करनी होगी आपको, आवश्यक संशोधन और सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। बी है इसका आंसर। निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण फीडबैक और समीक्षा होती है। यदि परिणाम अनुकूल नहीं है तो लचीलापन दिखाते हुए सुधारात्मक उपाय करेक्टिव मेजर्स किए जाने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अत्यधिक तनाव और थकान, पर्याप्त जानकारी नहीं, वस्तुनिष्ठता नहीं, स्पष्टता नहीं। यदि आपको मानसिक थकान है, अत्यधिक तनाव है, ठीक है, डर है आपको, तो सोचने समझने और तर्क करने की आपकी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, जिससे आप गलत निर्णय लोगे। प्रशासन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने में कैसे मदद करता है? अधिकारियों को सोचने से रोकना, मदद पूछ रहा है वो, गलत है। प्रतिक्रिया को बहुत जटिल बनाना, गलत है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, गलत है। रूटीन और आवर्ती कार्यों को सुसंगत और त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना, ये है इसका आंसर। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैनिक व बार बार होने वाले कार्यों के लिए एक मानक मार्गदर्शिका का काम करते हैं, जिससे निर्णय लेने में एकरूपता, मानक गुणवत्ता और समय की बचत होती है। निर्णय लेने की जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, NGT है, उसमें क्या होता है? क्या होता है उसमें? समस्या पहले व्यक्तिगत रूप से अपने विचार लिखते हैं, फिर उन पर चर्चा और वोटिंग होती है। सदस्य पहले व्यक्तिगत रूप से अपने विचार लिखते हैं, फिर उन पर चर्चा और वोटिंग होती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में बहस के शुरुआती दबाव से बचने के लिए सभी सदस्य पहले अपने विचार चुपचाप लिखते हैं, फिर उन सभी विचारों को बोर्ड पर प्रस्तुत कर रैंकिंग या वोटिंग के जरिए सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है। 46वें नंबर का प्रश्न है, एक नेता को निर्णय लेते समय अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंस बायस से बचने के लिए क्या करेगा एक नेता? विपरीत विचारों, आलोचनाओं और नकारात्मक डेटा पर भी ध्यान देना चाहिए उसको। केवल अपनी प्रशंसा करने वालों को सुनना चाहिए, गलत। किसी की भी सलाह न लेना, हमेशा जोखिम भरे निर्णय लेना। देखिए, अति आत्मविश्वास से बचने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं से सवाल पूछे, आलोचनात्मक प्रक्रिया यानी फीडबैक को स्वीकार करे और संभावित जोखिमों का यथार्थवादी आकलन करे। नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग में हितधारक विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? स्टेक होल्डर एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? यह समझने के लिए कि निर्णय से कौन कौन प्रभावित होगा और उनकी क्या आवश्यकताएं या चिंताएं हैं। ये है इसका आंसर। तो हितधारक विश्लेषण से यह पता चलता है कि किसी नीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे एक समावेशी और सफल नीति तैयार की जा सके। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का समस्या समाधान में क्या अर्थ है? नकारात्मक परिणाम मिलने के बावजूद किसी गलत निर्णय या योजना पर टिके रहना और अधिक संसाधन लगाना, ये है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्पष्ट साक्ष्य मिलने के बावजूद भी निर्णय गलत था। व्यक्ति या संगठन अपनी छवि बचाने के चक्कर में उस गलत फैसले में और अधिक संसाधन और समय बर्बाद करता रहता है। 49वें नंबर का प्रश्न है, एक आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में जब अचानक बाढ़ की चेतावनी मिलती है तो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी? मीडिया को इंटरव्यू दोगे? कारणों की जांच के लिए सीमित समिति गठित करोगे? संपत्ति के नुकसान का कागजी हिसाब लगाओगे? या मानव जीवन की सुरक्षा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाओगे? इवैक्यूएशन करवाओगे जल्दी से जल्दी? बी।
किसी भी आपदा प्रबंधन के दौरान जीवन की रक्षा जो लाइफ सेफ्टी है सबसे प्राथमिक और गैर समझौतावादी प्राथमिकता होती है। 50वें नंबर का प्रश्न अंतिम प्रश्न है, दीर्घकालिक समस्या समाधान लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे टिकाऊ है? लक्षणों का इलाज करना, तात्कालिक जुगाड़ लगाना, समस्या को दूसरों पर टालना या मूल कारणों का निवारण करना। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड रूट कॉज रेमेडी सबसे टिकाऊ यही होगा, मूल कारणों का निवारण करना, जो जड़ है ना उसी तक पहुंचना। तो केवल ऊपरी लक्षणों को ठीक करके यानी क्विक फिक्स से समस्या बार बार उभरती है। स्थायी समाधान के लिए समस्या की जड़ जो रूट कॉज है और प्रणालीगत कमियों को दूर करना आवश्यक है। तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये 50 प्रश्न थे। अगर 50 की जगह 100 भी होते तो इसी के इर्द गिर्द ही घूमती चीज़ें। 50 काफ़ी हैं, ठीक है, इसी में से 8 से 10 प्रश्न बन जाएंगे। और संप्रेषण वाला भी कवर करा ही दिया, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।